ओके, सो अब हम लोग देखते हैं फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फंक्शन आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। फंक्शन आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहला टाइप क्या है? नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा टाइप है नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तीसरा है विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, और चौथा है विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। अच्छा, अब ये सब क्या है? आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू सब क्या होता है, अभी देखते हैं। अच्छा, इधर देखो। ये जो वर्ड है, सबसे पहला कीवर्ड। ठीक है, एक फंक्शन के नाम के पहले जो कीवर्ड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, इसे कहते हैं रिटर्न टाइप। कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करके दे रहा है कि नहीं। अगर कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा तो इसे हम लोग लिखते हैं वॉइड। अगर कुछ रिटर्न करके दे रहा है तो जिस टाइप का डेटा ये रिटर्न करके देता है वो टाइप लिखा जाता है। अगर ये इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा तो इंट लिखेंगे, इंट ऐड लिख देते हैं। ठीक है, अगर फ्लोट टाइप का कोई डेटा रिटर्न कर रहा था तो फ्लोट ऐड लिख देते हैं। तो रिटर्न टाइप अभी फिलहाल इस फंक्शन में कुछ है नहीं, इसलिए वॉइड। उसके बाद ये क्या, ये तो फंक्शन नेम है और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये भी एक वॉइड है क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक वॉइड है, इसको हम लोग एम्प्टी छोड़ सकते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर कुछ नहीं है तो एम्प्टी छोड़ सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं वो तो आर्ग्यूमेंट। एक फंक्शन के नेम के पहले जो होता है वो होता है उसका रिटर्न टाइप, और ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो होता है उसका आर्ग्यूमेंट। तो सिंटैक्स लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न टाइप। फिर होता है फंक्शन का नेम। उसके बाद होता है, इसके अंदर होती है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन करने का यही तरीका है और फंक्शन की डेफिनेशन लिखने का भी यही तरीका है। अब ये फंक्शन किस नेचर का? ये फंक्शन जो है ऐड इवन, ये सब किस नेचर का है? ये है पहली कैटेगरी का, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। हम लोग कुछ पास भी नहीं कर रहे आर्ग्यूमेंट के अंदर, इसीलिए ये क्या है? नो रिटर्न वैल्यू। और इसकी रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप है वॉइड। तो वॉइड मतलब रिटर्न वैल्यू भी नहीं है। और ये पैरेंथेसिस इसकी खाली है। पैरेंथेसिस खाली मतलब ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का। अच्छा, इसको सिंपली बोले तो आप लोग ये मान लो, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, ये ले क्या रहा है? ये ले रहा है कुछ नहीं। तो ये क्या? टेक्स नथिंग मतलब कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा। और रिटर्न वैल्यू क्या है इसकी? रिटर्न वैल्यू वॉइड है, मतलब ये कुछ दे भी नहीं रहा, ना ये ले रहा है ना दे रहा है। तो रिटर्न वैल्यू भी कुछ नहीं है और ना ये ले रहा है। तो ये किस नेचर का हो गया? इसका नेचर है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। और ये भी वही सेम सेम नेचर का ये भी। फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, इसको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं। Let's keep it simple. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। ये किस नेचर का? ये है टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग। मतलब ना ही कुछ ले रहा है। अगर कुछ ले रहा था तो इसके अंदर हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं। ये कुछ ले नहीं रहा है, टेक्स्ट नथिंग मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिख रहा है। टेक्स्ट नो आर्ग्यूमेंट मतलब टेक्स्ट नथिंग। और रिटर्न क्या है? रिटर्न भी ये कुछ नहीं कर रहा, तो रिटर्न्स नथिंग मतलब कोई भी रिटर्न वैल्यू इसकी नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट नथिंग मतलब नो आर्ग्यूमेंट्स, और रिटर्न्स नथिंग मतलब नो रिटर्न वैल्यू। अब हम एक फंक्शन ऐसा बनाते हैं जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता लेकिन कुछ रिटर्न करके देता है। ठीक है,
रहने दो, कमेंट आउट कर देता हूँ इसको। अब एक फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड, ऐड फंक्शन ही बना रहे हैं वापस। इस बार ये क्या है, ये एक रिटर्न वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू हो रहा है, तो कीवर्ड में हमें रिटर्न वैल्यू लिखना पड़ेगा। इंट ऐड, रिटर्न वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं इधर। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी रिटर्न वैल्यू इसका हो जाएगा इंट। ये इस बार जो फंक्शन है ये इंटीजर टाइप का कुछ रिटर्न करने वाला है। क्या करने वाला है वो अभी देखते हैं। तो यहाँ भी डेफिनेशन में भी इंट लिखना पड़ेगा। अच्छा, पहले हमने इंट नहीं लिखा था क्योंकि वॉइड था, वॉइड है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो टाइप लिखना ज़रूरी है, इंट ऐड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। अभी एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट सम। इंट सम बना लेता हूँ, और सम में, सम क्या एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है। अब इस सम के अंदर मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, मैं वो स्टोर कराना चाहता हूँ जो ऐड फंक्शन रिटर्न करके देगा। तो ऐड फंक्शन कुछ रिटर्न करके देगा, वो मैं सम के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ। तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सम इक्वल टू ऐड, ठीक है। तो ये जो है ग्लोबल डिक्लेरेशन दोबारा क्यों किया मैंने, जब अंदर ही कर दिया। ये डिक्लेयर तो मैंने इधर कर ही दिया, तो ग्लोबली डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं, मैंने अंदर ही इसको डिक्लेयर कर दिया। यहाँ आप लोग चाहो तो इसको ग्लोबली भी कर लो डिक्लेयर, क्योंकि मैंने आप लोग से कहा था कि ग्लोबली करना चाहिए डिक्लेयर। इसको बाहर ही कर देते हैं डिक्लेयर, इंट ऐड, क्योंकि अंदर में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा है फंक्शन डिक्लेरेशन। अच्छा, ये इंट सम है, और मैंने लिख दिया सम इक्वल टू ऐड। सम कोड रहेगा तो समझ में ठीक है, ठीक है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, मतलब एक ऐड नाम का फंक्शन है जिसका रिटर्न वैल्यू है इंटीजर, और वो कुछ रिटर्न करके नहीं देगा। इससे ये समझ में आ रहा है। इसका टाइप क्या हो गया, एक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। समथिंग मतलब क्या है, एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। ये रिटर्न्स अ वैल्यू। एक्स नथिंग मतलब ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, नो आर्ग्यूमेंट्स। एक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, तो ये कुछ ले नहीं रहा है लेकिन ये कुछ देगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ समिस डी। अब यहाँ पे देखो क्या किया था मैंने, ये ऐड फंक्शन है हमारा, सी इक्वल टू ए प्लस बी था। तो यहाँ हम लोग प्रिंट करा रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे अभी। हम लोग जो सी की वैल्यू है वो रिटर्न करवा देते हैं। ये जो सी की वैल्यू है वो हम लोग रिटर्न करा रहे हैं। और रिटर्न किसको करवा रहे हैं, रिटर्न उसको करवा रहे हैं जिसने ऐड फंक्शन को कॉल किया। तो ये बात एकदम अच्छे से देख लो, ठीक है। ये समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। तो ये जो वैल्यू है सी, ये किधर रिटर्न हो जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहीं रिटर्न हो जाता है वैल्यू। और यहाँ पे, हाँ, तो जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल होता है इधर, ठीक है, प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा। तो इंट सम, सम इक्वल टू ऐड। अच्छा, ऐड क्या है, ऐड एक फंक्शन है, ये हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, एक फंक्शन है ऐड नाम का जिसकी रिटर्न वैल्यू है इंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा वो डेफिनेशन में पता चलेगा क्या आएगा। अच्छा, ये ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, सी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। अब ये जो सी की वैल्यू है, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, इधर ही प्रिंट करवा दे रहे थे, लेकिन हम लोग इधर नहीं, इस बार मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएंगे सी की वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग रिटर्न कर देंगे सी को,
और सी रिटर्न होके कहाँ जाएगा, रिटर्न होके वहाँ जाएगा जहाँ से कॉल हुआ। ये कॉल कहाँ से हुआ था, ये इधर से हुआ था। तो इस बार क्या होगा, ये ऐड जैसे ही मतलब रिटर्न होगा, सी की वैल्यू जैसे रिटर्न होगी तो ये ऐड की जगह सीधा सी बन जाएगा इधर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र ने एंटर किया होता 5 और बी में एंटर किया होता अगर यूज़र ने 6, तो सी में क्या आ जाता, 6 में आ जाता 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11। तो रिटर्न सी मतलब क्या होता, ये एक्चुअली रिटर्न क्या कर रहा है, 11 को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और 11 क्या है, एक इंटीजर टाइप का डेटा है, इसीलिए हमने लिखा था ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। तो ये 11 रिटर्न जब होगा तो सम इज इक्वल टू 11 हो जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंट जब करेंगे तो सम की वैल्यू आ जाएगी प्रिंट होके। यहाँ ऐड फंक्शन को लिख देते हैं। तो ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, कॉल होने के बाद प्रोग्राम यहाँ चल जाएगा, उसके बाद ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू रिटर्न होके इस फंक्शन को रिप्लेस करके वो वैल्यू आ जाएगी। अगर 11 है सी तो ऐड की जगह 11 आ जाएगा। अगर सम कुछ और होता, अगर 100 होता तो ऐड फंक्शन की जगह 100 आ जाता इधर, ठीक है। ये कॉल हो रहा है, अच्छा इसको अब चला के देते हैं प्रोग्राम। ये देखो प्रोग्राम आ गया, एंटर द फर्स्ट नंबर 5, एंटर द सेकंड नंबर 6, सम इज 11, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया टेक्स नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न्स अ वैल्यू, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट देखो इसके अंदर खाली है, ये कुछ नहीं था इसके अंदर, ये वॉइड था, लेकिन इसने तब भी एक वैल्यू रिटर्न किया। तो इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है टेक्स नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लो टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, इस टाइप का है ये। मतलब ये कुछ ले तो नहीं रहा है लेकिन कुछ दे जरूर रहा है, ये इस टाइप का एक फंक्शन है। और पहला वाला जो फंक्शन था जिसमें हमने वॉइड ऐड बनाया था, याद है ना, एकदम फर्स्ट वॉइड ऐड, वो क्या था, वो है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, मतलब ना ही उसमें कोई आर्गुमेंट दे रहे थे और ना ही कोई वैल्यू थी, रिटर्न वैल्यू। और ये क्या है, ये है कि आर्गुमेंट कुछ नहीं आ रहा है लेकिन रिटर्न कुछ करके दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ इंटीजर लिखा। अगर हमने फ्लोट का प्रोग्राम बनाया होता तो अगर सी सपोज फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल होता, ठीक है, अगर मान लो ये फ्लोट होता सब, ठीक है, तो सी क्या है, सी भी फ्लोट है, तब हम लोग क्या लिखते, तब हम लोग ये जो डिक्लेरेशन पार्ट है यहाँ पे भी फ्लोट लिख देते हैं, क्योंकि फ्लोट टाइप का डेटा इस बार रिटर्न होता है, और यहाँ भी फिर फ्लोट लिखना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है फ्लोट, सी रिटर्न हो रहा है ना, तो सी क्या है, सी एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो इसे रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन फिर फ्लोट बन जाता। क्लियर, इसको अभी कंपाइल करके देख लो। क्या ये परसेंट एफ की होगा, नहीं तो इंटीजर वैल्यू दिखाने लगे, फिर इसको भी फ्लोट बना दो, सम को भी। इंटर द फर्स्ट नंबर 5.5 और सेकंड नंबर आया ही नहीं, ओ सॉरी, ये भी तो परसेंट एफ होगा, हाँ। इंटर द फर्स्ट नंबर 8.4, इंटर द सेकंड नंबर 6.4, ठीक है, सम इज 14.799 मतलब अप्रॉक्स 14.8। अब थर्ड कैटेगरी का देखते हैं प्रोग्राम। थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी क्या, जैसे एक आर्गुमेंट अब लेना पहले दिखा देता हूँ, इट टेक्स सम आर्गुमेंट, ये थर्ड कैटेगरी है, एंड रिटर्न्स नथिंग, रिटर्न्स नो वैल्यू, तो रिटर्न समथिंग को रिटर्न्स नथिंग बना देते हैं, इसको समथिंग बना देते हैं। अब एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो एक आर्गुमेंट लेता है लेकिन कुछ देगा नहीं, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देगा लेकिन कुछ लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात, रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, रिटर्न तो ये कुछ कर नहीं रहा है, देखो नो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वापस से हम लोग क्या लिख देंगे, वॉइड लिख देंगे, ठीक है।
वॉइड लिख देंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वॉइड वापस से वॉइड। अब ये एक आर्गुमेंट ले रहा है, आर्गुमेंट क्या ले रहा है, अब इसको कोडिंग करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आर्गुमेंट पास किया, ऐड के अंदर एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 5 और 6, ठीक है। ये क्या है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स, इसको इंटीजर टाइप का फिलहाल आप बना देते हैं। एक वेरिएबल है सम, सम किसको कॉल कर रहा है, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। और ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स अपने अंदर ले रहा है, 5 और 6, ठीक है। तो अभी ये जो ऐड फंक्शन है इसके अंदर क्या है, दो डेटा जा रहा है। कौन सा दो डेटा, इंटीजर टाइप का डेटा। तो आर्ग्यूमेंट्स में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है किस टाइप का डेटा आ रहा है। पहला डेटा क्या है, इन टाइप का, दूसरा डेटा क्या है, इन टाइप का। तो हमें दो अच्छा, सबसे पहले यहाँ भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। दो टाइप, दो डेटा हम भेज रहे हैं ऐड के अंदर, और वो दोनों डेटा का टाइप क्या है, इंटीजर। तो डिक्लेरेशन के टाइम हमें लिखना पड़ता है इंट कॉमा इंट, ये होता है डिक्लेरेशन का तरीका। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब पढ़ना समझो, ये मतलब क्या है, इसका मतलब ऐड नाम का एक फंक्शन है जो कि हमें फ्यूचर में दिखने वाला है मेन फंक्शन के अंदर। और उस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, और वो दोनों आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, वो दोनों आर्ग्यूमेंट का टाइप होगा इंट, इंट कॉमा इंट, ठीक है। अगर पहला 5 होता, दूसरा 5 पॉइंट, मान लो 6.5 हमें पास करना रहता, तो हम लोग पहला आर्गूमेंट लिखते इंट, दूसरा आर्गूमेंट लिखते फ्लोट, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग दोनों इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इसीलिए 5,7 है, तो दोनों इंटीजर है, तो फिलहाल इंट इंट हमें लिखते हैं, इंट कॉमा देंगे, फिर दूसरा डेटा टाइप, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका प्रमाण क्या है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये वॉइड, वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा, ठीक है। तो हमने ऐड फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स पास करवा दिया, 5 और 7। अब ये 5 और 7 रिसीव होगा इस फंक्शन के अंदर। रिसीव करने के लिए क्या होगा, जैसे हम लोग अभी तक क्या सीख रहे हैं, कोई भी अगर हमें डेटा रिसीव करना है तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं ना। तो वैसे ही हमें यहाँ भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अभी ऐड फंक्शन जो है इसके अंदर वेरिएबल हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर ही बनाना पड़ता है रिसीव करने के लिए। तो दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी, ये पैरेंथेसिस के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये 5 जो है ये रिसीव हो जाएगा ए के अंदर, और ये जो 7 है ये रिसीव हो जाएगा बी के अंदर, ठीक है। सही, इस लाइन की जरूरत नहीं है, इसकी जगह बस एक फंक्शन की जरूरत है, इंट सी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा ये देखो, ये ए हमने पहले ही बना लिया, ए और बी, ठीक है। तो अलग से हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सोच रहोगे कि ए बी सी ऐसे लिखना होगा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग सी बनाओ, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है हमने। ये फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट है इसी के अंदर हमने ए बी डिक्लेयर कर दिया है, तो अलग से ए एंड बी अंदर में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ऊपर। ए और बी टाइप का दो वेरिएबल है, इस ए में जाएगा 5, बी में जाएगा 7। और ये जो है प्रिंट टेक्स्ट करने ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं। सी इक्वल टू ए प्लस बी, और रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहे, तो रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ नहीं होगा इस बार। तो हम यहीं पे डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसी के अंदर लिख देते हैं सम इज परसेंट डी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। वर्ड वैल्यू इग्नोर्ड, एरर दे रहा है, वर्ड इग्नोर्ड सम, सम इज इक्वल टू, यहाँ पे सम की ज़रूरत नहीं,
ठीक है, क्योंकि कुछ रिटर्न तो हो नहीं रहा, तो सम क्यों बनाया हमने बेकार में, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब ठीक है, तो ये मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्ट फंक्शन कॉल हो जा रहा है एक ऐड नाम का, और वो ऐड फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स है वो रिसीव हो जा रहा है ए और बी के अंदर। अब कंपाइल करते हैं, देखो सम इज क्या है 12, ठीक है, हमने क्या पास किया था 5 और 7, तो सम क्या आ गया 12। अब इसी को प्रिंटफ स्कैनफ मार के बनाना है तो ऐसे बना लो, प्रिंटफ एंटर फर्स्ट नंबर, वो ले लो वेरिएबल एक्स के अंदर, एक्स कॉमा वाई, एंटर सेकंड नंबर, कॉमा वाई, और यहाँ 5 और 7 नहीं, इधर एक्स एंड वाई पास करेंगे हम लोग इस बार, ठीक है। तो ये क्या है, मेन फंक्शन के अंदर एक्स वाई दो वेरिएबल है। सबसे पहले हमने यूज़र से एक्स के अंदर एक वैल्यू ले ली, और उसके बाद वाई के अंदर एक वैल्यू ले ली। उसके बाद हम लोग ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को कॉल करते टाइम एक्स और वाई की वैल्यू पास कर दी। एक्स और वैल्यू पास होने के बाद क्या होगा, ये एक्स की जो वैल्यू है ये ए के अंदर चल जाएगी, और वाई की जो वैल्यू है वो बी के अंदर चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल है इंट सी नाम का, और इस सी में क्या हो रहा है, ए और बी ऐड हो रहा है। उसके बाद यहीं से प्रिंट एफ करवा दे रहे हैं सी, ठीक है। तो कंपाइलर रन करते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर 8, 89 और ये 11, ये देखो सम इज 100, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप बचा है, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, मतलब ये आर्गुमेंट भी ले रहा है और कुछ रिटर्न करके भी दे रहा है, रिटर्न्स वैल्यू। अच्छा, तो ये ऐड टाइप का फंक्शन है, ये आर्गुमेंट भी लेगा और अब कुछ रिटर्न करके भी देगा। रिटर्न क्या करेगा, ये सम को रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप फिर हो जाएगा इंट, तो यहाँ भी हमें इंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इस बार कुछ रिटर्न करके दे रहा है। अब रिटर्न करके क्या दे रहा है, रिटर्न करके ये दे रहा है हमें सम, ठीक है। ये जो सम है सी, इसी को रिटर्न करके ये दे रहा है, रिटर्न सी, ठीक है। तो इस बार हम लोग सी को प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, इसको रिटर्न करा दे रहे हैं मेन फंक्शन पे। तो ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, रिटर्न होके इधर आ जाएगा। अच्छा, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हवा में तो रहेगा नहीं, कहीं तो स्टोर कराना होगा इसको भी। तो ये वापस से हम सम नाम का वेरिएबल बना देते हैं, ये सम के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये प्रोग्राम है, ठीक है। एक्स वाई के अंदर वैल्यू आ गई। अब ये क्या, एक्स और वाई एज आर्ग्यूमेंट्स पास हो जाएंगे ऐड फंक्शन में। अब ऐड फंक्शन कॉल होगा, ऐड फंक्शन कॉल होगा तो ऐड फंक्शन के अंदर रिसीव हो जाएगी एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू रिसीव होगी ए के अंदर, वाई की वैल्यू रिसीव होगी बी के अंदर। अब एक वेरिएबल है इंट सी, सी में क्या है ए प्लस बी हम लोग करवा दे रहे हैं, और फिर रिटर्न करा दे रहे हैं सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, रिटर्न होके वहां जाएगी जहां से ये कॉल हुई थी। ये कॉल कहाँ से हुई थी, ये यहाँ से कॉल हुई थी, तो इसके जगह क्या आ जाएगा सी की वैल्यू, ठीक है। तो सी की वैल्यू असाइन हो जाएगी सम नाम के एक वेरिएबल में, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करा देना है सम इज परसेंट डी सम, ये सी में आके मतलब सम में आके स्टोर हो जाएगी। क्या था, ऐड एक्स कॉमा वाई, दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है। सम इज परसेंट डी सम, ठीक, फुल स्टॉप दे देते हैं, ठीक है। इसको अभी करके देखते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 45, एंटर सेकंड नंबर 15, सम इज 60, ठीक है। तो ये चार तरीके का फंक्शन हो सकता है, नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू मतलब टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू मतलब टेक्स नथिंग बट रिटर्न समथिंग,
फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू मतलब टेक्स समथिंग बट रिटर्न्स नथिंग। फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू मतलब इट टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स आल्सो समथिंग। ये चार टाइप के फंक्शन हम लोग बना सकते हैं। अब कौन सा फंक्शन कब बनाना होगा, ये जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे आप लोग को समझ में आते रहेगा। हो सकता है अभी जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो फंक्शंस उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ठीक है। थोड़ा नहीं, मुझे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था फंक्शंस। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखना, ठीक है, जब तक समझ में ना आए। अपलोड तो मैं कर ही देता हूँ। तो ये है पूरा फंक्शंस, और इसके फ़ायदे तो मैंने बता ही दिए, इसके बेनिफिट्स, ये सारे फ़ायदे हैं फंक्शंस के, ठीक है। तो रिकर्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फंक्शन के तीन मेन पार्ट्स हैं। इसको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद एक कॉल होता है, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, तो क्या आप लोग बोलोगे? आप लोग बोलना कि फंक्शन डिक्लेयर मतलब फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करने के पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि हाँ ऐड नाम का भी एक फंक्शन है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, कंपाइलर को हम लोग बोलते हैं कि ऐड नाम का एक फंक्शन है जो आपको फ्यूचर में दिखने वाला है, तो घबराना मत इस ऐड को देख के। ऐड एक फंक्शन है, ये देखो हमने डिक्लेरेशन करके दे दिया, ठीक है। इसका गूगल में आप लोग डेफिनेशन सर्च कर लेना, वो समझ में आ जाएगा। मैं एकदम बोलचाल की भाषा में आप लोग को समझा रहा हूँ। ये डिक्लेयर हम लोग इसलिए कर देते हैं ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो। मेन के अंदर अगर इसने देख लिया ऐड नाम का एक फंक्शन है तो ये कंफ्यूज हो जाए कि ऐड क्या होता है, ठीक है। इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ तो अब कंपाइलर इस लाइन पे एक एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि इसको ऐड का मतलब पता ही नहीं क्या है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में तो ऐड नाम का कोई फंक्शन नहीं था। ये तो सोच रहा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बस प्रिंटफ स्कैनफ यही सब है, इसी में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऐड फंक्शन यहाँ दिखता है ये कंफ्यूज हो जाता है और एक एरर थ्रो कर देता है। ये देखो एरर क्या थ्रो किया, ऐड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। तो ऐड फंक्शन इसको पता ही नहीं क्या है, क्योंकि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो हमें खुद से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मतलब डिक्लेरेशन करनी पड़ती है कि एक फंक्शन है ऐड जिसका रिटर्न टाइप होने वाला है इंटीजर टाइप, उसका नाम है ऐड, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे जो है इंट इंट टाइप के होंगे वो। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हमने कर दिया। अब कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद आता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल होता है वो जगह जहाँ से हम लोग प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड फंक्शन का नाम लिखा गया, इसका मतलब यहाँ से ऐड फंक्शन कॉल होगा। कॉलिंग इन टाइम हमें रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम विद आर्गुमेंट्स ये लिखना पड़ता है। और रिटर्न टाइप के साथ आर्गुमेंट्स कब लिखना पड़ता है? जब डिक्लेयर कर रहे हो एंड जब डिफाइन कर रहे हो तब। उसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है कि डिक्लेरेशन का टाइम वेरिएबल नहीं बताना पड़ता कि ए है, हाँ यहाँ पे बी आने वाला है, ये सब नहीं बताना। डिक्लेरेशन का टाइम सिर्फ इतना बताना है कि वो डेटा टाइप क्या है, जो भी वेरिएबल पास करने वाले हो एज आर्गुमेंट्स उनका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप है पहला का इंटीजर होने वाला है, दूसरा का भी इंटीजर होने वाला है, तो इंट इंट करके हम लोग बता देते हैं बस। अब जब फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग लिख रहे होते हैं, डेफिनेशन लिखते वक्त हमें पूरा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है कि इंटीजर नाम का ए होगा, और सॉरी ए वेरिएबल का नाम है जिसका टाइप होगा इंटीजर, एंड इंट टाइप का एक बी वेरिएबल होगा। तो डेफिनेशन के टाइम हम लोग को पूरा लिखना पड़ता है सिंटैक्स। रिटर्न टाइप भी लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम भी लिखना पड़ेगा, और अंदर में जो आर्गुमेंट्स है वो भी लिखना पड़ेगा। कॉलिंग के टाइम रिटर्न वैल्यू नहीं लिखते हैं, सिर्फ नाम लिखते हैं एंड जो भी आर्गुमेंट पास करना है वो लिखते हैं। और डिक्लेरेशन के टाइम रिटर्न वैल्यू लिखते हैं, नाम लिखते हैं एंड आर्गुमेंट्स का सिर्फ डेटा टाइप लिखते हैं बस। डेटा टाइप, पूरा वेरिएबल नहीं लिखना, सिर्फ डेटा टाइप लिखना है डिक्लेरेशन का टाइम, ठीक है। और
ये हम लोग जो फंक्शन में वैल्यू जो पास करवा रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ और समझ लो, एक और इंटरव्यू इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है, इसको बोला जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट्स। एक्स एंड वाई आर एक्चुअल आर्गुमेंट्स, ठीक है। एक्चुअल आर्गुमेंट्स मतलब वो आर्गुमेंट जो एक्चुअली हम लोग पास करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई भी की जो वैल्यू है वो एक्चुअली हम लोग पास करवा रहे हैं, तो ये है एक्चुअल आर्गुमेंट्स। और ए और बी जो है, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ये टर्म्स आप लोग याद रखना। फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होता है? फॉर्मल आर्गुमेंट्स वो आर्गुमेंट्स है जो कहीं और से आ रहा है और हम लोग रिसीव करवा रहे हैं, वो है फॉर्मल आर्गुमेंट्स। जैसे इंट ए और इंट बी, ठीक है। ये ए और बी क्या है? ये एक्चुअली में ऐसा एक वेरिएबल है जो बाहर से कहीं डेटा लेने वाला है, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये इसको कहीं और से मिलने वाला डेटा, इसीलिए ये बोला जाता है फॉर्मल आर्गुमेंट्स। और जो एक्चुअली हम लोग जहाँ पे ले रहे हैं, जैसे एक्स और वाई में क्या डायरेक्टली यूजर इनपुट कर पा रहा है, ठीक है, तो एक्स और वाई है एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट क्यों है? क्योंकि फंक्शन को कॉल करते टाइम हम लोग ये डेटा सेंड कर रहे हैं। तो बस इतना सिंपल आप लोग याद रखना कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो भी आर्गुमेंट्स लिखते हैं वो आर्गुमेंट्स को बोला जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट्स। और फंक्शन डेफिनेशन में जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स, बस ये याद रखना। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स? ए बी आर फॉर्मल आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या है? जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम वेरिएबल है जो रिसीव कर रहा होगा वैल्यू, वो है फॉर्मल आर्गुमेंट्स। और एक्चुअल आर्गुमेंट्स वो है जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम हम लोग पास करते हैं आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट है एक्चुअल। और डेफिनेशन में जो है वो होता है फॉर्मल आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो आप लोग यही सब अभी डाइजेस्ट करो संडे तक, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा पेस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कुछ बाकी है अभी में।